अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले कई घंटों से अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, बल्कि अगर मैं कहूं कि लगभग 2 माह में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखी तो गलत ना होगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के आने से पहले और उसके आने के बाद और अब तक पॉलिटिकली पाकिस्तान में जो है बैक टू बैक डेवलपमेंट्स आ रही हैं। डेवलपमेंट्स कोई अच्छी नहीं आ रही, खुशहाइन डेवलपमेंट्स नहीं आ रही। हम बार बार ये देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट सेट किए जा रहे हैं जुडिशरी की तरफ से, क्या वो दुरुस्त हैं या वो दुरुस्त नहीं है, इसी के ऊपर डिबेट हो रही है। बैक टू बैक कोर्ट का जो हवाला है उसको भी क्वेश्चनेबल बनाया जा रहा है। जिस तरह हमने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो एक सिनेरियो था, वहाँ पे कोर्ट के वर्डिक्ट को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करार दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्कि जनरली बहुत सारे एनालिस्ट ने इसके ऊपर बात की और जो लॉ एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी इस हिसाब से बात की, कहा कि जो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन थी वो दुरुस्त नहीं थी। साथ ही हमने देखा कि खान साहब जो हैं बैक टू बैक अपने जलसे करते दिखाई दिए और एक पावर शो हमने देखा कराची में, लाहौर में, केपीके में, पंजाब में, हर सूबे में हमने एक बहुत बड़ी तादाद में जो है हमने लोगों का मजमा खान साहब के साथ देखा। बार बार उसको जो दीगर जमातें थी उन्होंने झुटलाने की कोशिश की और उन्होंने बार बार ये दिखाने की कोशिश की कि लोग कम थे, फोटोशॉप था। लेकिन जितना भी हम झूठ बोलने की कोशिश करें और सच्चाई को छुपाने की कोशिश करें तो उसको हम कंसील नहीं कर सकते, ये बात तो कैटेगोरिकली तय है। अब फाइनली बात आती है कि क्या जो खान साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि एक हकीकी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए एक वो कॉल करेंगे और वो कॉल जो है ख़तरनाक साबित हो सकती है। क्या उस कॉल से अनारकी पैदा हो सकती है? क्या उस कॉल से कोई मज़ीद खलफशार पैदा हो सकता है? क्या उस कॉल से ये जो हुकूमत है वो गिर सकती है? क्या इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो कहा जा रहा है इसको कि क्या ये गिर सकती है, जा सकती है? बहुत सारे सवालात सामने आते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 48 आवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी सियासत में। और जिस तरह हमने देखा कि कोर्ट का हाल ही में 63A आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक शॉर्ट ऑर्डर आया। शॉर्ट ऑर्डर में जो जब हमने उसे पढ़ा तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि जो 2 जजेस हैं 5 रुकनी बेंच में से, उन्होंने उस मेजॉरिटी के डिसीजन से एग्री नहीं किया था और उन्होंने अपना एक सेपरेट नोट छोड़ा, जबकि जो 3 जजेस थे चीफ जस्टिस समेत, उन्होंने जो है अपना मेजॉरिटी वाला एक वर्डिक्ट अनाउंस किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक पिटिशन भी दायर की गई। और उस पिटिशन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला महफूज किया पहले, उसके बाद फैसला सुनाया। जब फैसला सुनाया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25 मुनहरिफ अरकान हैं उनको जो है अपनी पोजीशन से हाथ धो बैठना पड़ा। अब ये बात वाज़ेह रहे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त कि क्या वो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं और क्या लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है कि लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त के लिए ईसीपी ने उनको डी सीट किया है। और डी सीट करने का जब मामला सामने आता है, जब वो डी सीट हुए हैं मुनर्रिफ अरकान, तो ऑब्वियसली इस डिसीजन से जो ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पंजाब असम्बली है वो वीक दिखाई दे रही है। और जो डी सीट करने का मामला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो उन्होंने खुद से नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की थी आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, उसी प्रेसिडेंट को देखते हुए, उसी इंटरप्रिटेशन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये फैसला सुनाया है। और इस फैसले के आते ही जो है खलबली मच गई है। और बार बार जो है हम देख रहे हैं कि इसकी रिबटल में किस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। और हमजा शहबाज साहब जो हैं, जो कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही मुद्दत के लिए वज़ीर आला बने, उनको अपनी इस जगह से हटने का कहा जा रहा है। इसके खिलाफ भी जो है पिटिशन दायर करने की बात हो रही है। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे और भी सवालात खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये सारा सिनेरियो सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट का पहले कोई और तरफ टिल्ट दिखाई दिया, अब किसी और तरफ टिल्ट दिखाई दे रहा है। क्या ये जो है, जिस तरह कहते हैं कि इससे महसूस किया जा सकता है कि क्या वाकई इलेक्शंस अर्ली एक्सपेक्टेड हैं? क्या ये खबर तो नहीं है, या फिर जुडिशरी को महसूस हो गया है कहीं ना कहीं कि उनकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त होनी चाहिए थी लेकिन दुरुस्त नहीं हुई है? क्या है, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में अब भी। और इस डिसीजन के आने के बाद जो लॉयर्स हैं इन मुनहरिफ अरकान के, इन मुनहरिफ अरकान में अलीम खान साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने
माशाल्लाह से समा न्यूज़ को ख़रीद लिया और समा न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं वो एकदम से घबरा गए कि पहले किसी और किस्म की ख़बरें होती थी और अब किसी और किस्म की ख़बरें आ रही हैं सामने। तो अब उनका भी जो है इसमें नाम ऑब्वियसली है और इसमें जो लोग थे वो 3 धड़ों से थे। आपको याद होगा पहले जहांगीर तरीन ग्रुप बना, फिर उसके बाद अलीम खान का कहा जा रहा था कि उसी ग्रुप में है, फिर उनका अलग से ग्रुप बन गया, फिर एक और तीसरा ग्रुप भी बन गया। तो ये तीनों जो अलग अलग धड़े पीटीआई में बने थे पंजाब में, ये उन्हीं धड़ों से ये लोग हैं। मुनर्रिफ अरकान और उनकी पूरी एक लिस्ट और फहरिस्त मौजूद है, 25 कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको डिसक्वालीफाई पूरा लाइफ टाइम के लिए तो नहीं किया गया, लेकिन इस वक्त के लिए डीसीट किया गया है। यानी इस वक्त के लिए उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया गया, ना उनके वोट काउंट होंगे, ना उनका कोई और स्टांस काउंट होगा। और अब इलेक्शंस के लिए जो है दोबारा से तो एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तैयारी एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड क्या है, वर्ड एक्ट आ गया है, कोर्ट का एक तरफ अलग है, ईसीपी का अलग है। अब हमजा शहबाज साहब जो हैं वो मज़ीद देर नहीं रुक सकते और उनको जाना ही पड़ेगा। और एक तो ये सारा पंजाब असम्बली का सिनेरियो है। दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान असम्बली है वो भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डीस्टेबल दिखाई दे रही है इस वक्त मुल्क में। जिस तरह हम बात करें बलूचिस्तान में क्या असम्बली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है या वहाँ पे क्या खलफशार है, तो जो सीएम बलूचिस्तान है उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातचीत हुई। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो है पूरा जो प्रोसीजर है उसके वो लायामल लाया गया सामने। और जो 14 मेंबर्स थे बलूचिस्तान असम्बली में से जिन्होंने सिग्नेचर्स किए थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, उनको फारिग कर दिया सीएम बलूचिस्तान ने। और एक तरफ तो वो कहते हैं सीएम बलूचिस्तान साहब अमीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है एक डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार है और डेमोक्रेटिक स्टेप है, मैं इसको फेस करूँगा। लेकिन जब हमने देखा कि किस किस को उन्होंने फारिग किया, तो उन्होंने मिनिस्टर्स को फारिग किया, एडवाइज़र्स को फारिग किया और उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को भी फारिग किया। तो ये सारी सूरत हाल है जो कि पंजाब असम्बली के अलावा बलूचिस्तान असम्बली में मौजूद है। तो अब सवाल आता है कि एक तरफ पंजाब असम्बली डीस्टेबल, उसको तो चलना ही नहीं चाहिए लीगली, जो उसका सिनेरियो है, फिर क्यों सेशन हो रहे हैं, क्यों वो चल रही है, ये भी एक सवाल है। पंजाब असम्बली हो गई डीस्टेबल, बलूचिस्तान असम्बली हो गई अनस्टेबल इस वक्त जिस तरह हम कह रहे हैं। और फिर इसके अलावा बात रह जाती है सिर्फ और सिर्फ सिंध की जो कि स्टेबल है। फिर बात हम करते हैं केपीके की, वो भी स्टेबल दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा जो सेंट्रल है, जो नेशनल असम्बली है, क्या वो स्टेबल है या नहीं, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। और आवाम ये जानने की कोशिश कर रही है आर्टिकल 63A के जो इंटरप्रिटेशन आई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद लोगों के जहनों में ये सवाल थे कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब असम्बली के ऊपर अपना असर डालेगी या फिर ये सेंट्रल या फेडरल असम्बली के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। तो अब जो जिस किस्म की ख़बरें आ रही हैं और जो इंस्टीट्यूशंस के एक अलग तरीके के जो है जो उनकी एक तरीक़ाकार जो लाहे अमल है उनका वो मुख्तलिफ देखा जा रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है इलेक्शन अर्ली एक्सपेक्टेड हो और कुछ ही माह के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाए, ज़्यादा डिले ना हो। जिस तरीके से बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जब कोर्ट ने बुलाया था उनको कि क्या ईसीपी से अगर कहा जाए कि वो जल्दी इलेक्शंस करवा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा था हमें वक्त दरकार होगा, लेकिन अगर फिर भी कहा जाए हमें तो हम 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस करवा सकते हैं। तो एक हिंट थी कि 3 माह के अंदर अंदर करवा सकते हैं। तो इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान, कल तक 200 रुपये का था और आज 202 रुपये तक लगभग पहुंच चुका है। मतलब ये हर दिन अगर इसी तरह जाता रहा खुदा ना खास्ता हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो मौलाना डीजल, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको तो मौलाना पता नहीं क्यों हम बोलते हैं, असल में मौलाना मैं उनको कभी ना बोलती, लेकिन लोगों को समझाने के लिए जब हम शोज़ पे होते हैं अपने, तो फजलुर रहमान साहब की जगह उनका एक वो जो टैग बन गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब, लोगों को समझ ही आएगी। तो अब हम क्या करें, उनको बोलना पड़ रहा है मौलाना। मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन से मौलाना है, कौन सा उनका रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो रखते हैं, कौन सा वो इतना ज़्यादा इस्लाम के लिए उन्होंने कुछ किया है, मुझे कुछ नहीं समझ आती। 19 मई को उन्होंने बहुत ही जो है एक मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे बात करनी चाहिए इसके ऊपर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अजीब सा सिनेरियो है। 19 मई को वो
कह रहे हैं कि मस्जिद नबवी में जो हुआ उसके अगेंस्ट हम रैली निकाल रहे हैं। मतलब एक तो ज़बरदस्ती प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को बार बार उठाने की कोशिश की जा रही है। कितनी घटिया जो है स्टेटमेंट सामने पॉलिटिकल पार्टीज़ के आए कि पीटीआई ने करवाया, पीटीआई के लोग थे। अब ठीक है, वो गलत था, लोगों को नहीं करना चाहिए था, लेकिन पीटीआई के गले में उसको भी आप डाल दें, इमरान खान के गले में डाल दें, उसको भी आप पॉलिटिकली एसोसिएट कर दें और फिर उसके बाद बार बार उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, फिर एफआईआर कटवा लें, उल्टे सीधे पर्चे कटवा लें। ये सारा तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। अब उसको फिर से कैश करने की कोशिश उसको कर रहे हैं। अब ये तो अपने कारनामे तो उनको तस्लीम कर लेनी चाहिए ना कि उनको जूते पड़ रहे हैं, अल्लाह जो है नाराज़ है, तभी उन लोगों को जूते पड़ रहे हैं, ये तस्लीम नहीं करेंगे वो। लेकिन बाद में उनको इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब तब कहाँ थे जब इसी माह मुबारक में, पिछले रमज़ान मुबारक की मैं बात कर रही हूँ, 16, 17, 18 3 दिन तक कुरान पाक की बेहुरमती होती रही। एक स्वीडिश पॉलिटिशियन है जो कि वकील भी है और वो बेशरम आदमी, वकील और पॉलिटिशियन दोनों है, घटिया और गंदा आदमी है। उसका तो नाम भी अजीब सा कोई नाम है। मैं उसके ऊपर डिटेल पूरी एक वीडियो भी करूँगी ताकि आप लोग को पता चले कि किस किस्म के लोग हैं, क्या है वो। उसने कुरान पाक को जलाया पूरा। और मतलब क्या आपने किसी से एक कोई कंडेम किसी ने किया, किसी पॉलिटिकल लीडर ने इस बात को? मैंने इस बारे में अपना जो शो था वहाँ पे भी मैंने उसमें बात की, टेलीविज़न के ऊपर मैंने इस पर डिबेट की और मैंने इसको कंडेम किया। लेकिन मैंने किसी और जर्नलिस्ट को भी नहीं देखा कि क्या उन्होंने इसके ऊपर बात की। मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता कि जो सारे जर्नलिस्ट हैं उनके सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि वो हर्ट ना होते, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कहने का जर्नलिस्ट के हवाले से कि इस न्यूज़ को इतनी प्रोजेक्शन नहीं मिली। शायद ये सिर्फ इंटरनेशनली कुछ पब्लिकेशंस में थी, लोगों की नज़र से नहीं गुजरी, इसलिए इसके ऊपर बात नहीं हुई। डॉन न्यूज़ में मैंने उनके न्यूज़पेपर में मैंने ये खबर देखी थी, जो उनका ई पेपर है उर्दू। इसके अलावा मैंने कहीं और ही खबर नहीं देखी थी। मैंने इसके ऊपर जितनी मैं बात कर सकती थी मैंने बात की। और इसके अलावा पॉलिटिशियन से मुझे ये गिला है कि हुकूमत में उन्होंने, जो इस वक्त हुकूमत में, उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, एक बात नहीं की। हमें खान साहब का याद है कि नॉर्वे में जो ये इस तरह इंसिडेंट हुआ था उस पर उन्होंने बात की। फिर उसके बाद बैक टू बैक जितने मसाजिद में मुसलमानों के ऊपर हमले किए गए, जो कुछ होता रहा, उस पर खान साहब बहुत एक्टिव और वोकल दिखाई दिए। उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी बात की, उन्होंने आवाम के सामने आके भी इस पर स्टेटमेंट रिलीज़ किया। लेकिन इस हुकूमत ने कोई बात नहीं की। और ये डीजल जो है, इसने भी कोई एक जुमला तक नहीं बोला इस बेशरम आदमी ने। और अभी वो खान साहब को कह रहा है कि कादियानी है। मतलब किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम लोग? ये अब मैं क्या बोलूँ, मैं इस तरह की बातें करूँगी फिर मुझे लोग कहते हैं कि तुम रेसिस्ट हो। इतनी बदसूरत शक्लें ऐसे ही तो नहीं हो जाती हैं ना लोगों की। इस तरह के अमाल और इस तरह की हरकतें और करतूत और कारनामे होते हैं। पता नहीं अल्लाह इनको हिदायत देगा या इनको ऐसे ही नेस्त नाबूद कर दे। हमारी तो इन गंदे लोगों से जान छूटे। सुबह शाम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, घर में अजीब हाल मचा हुआ है। किसी का यूपीएस ख़राब है या कोई जनरेटर रख नहीं सकता उसकी साउंड की वजह से। अलग अलग तरीके के लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि आप उसका हल तलाश कर लें, जनरेटर रख लें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर जनरेटर की वॉइस, मेरा है ही नहीं इतना, अगर मेरा स्टेमिना ही नहीं है और मेरी कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं है, तो मैं कैसे जनरेटर की आवाज़ें बर्दाश्त कर लूँ? फॉर इंस्टेंस मेरा यूपीएस अगर ख़राब हो गया और कोई नहीं है इस वक्त मेरे पास उसको फिक्स करने के लिए, तो फिर मैं क्या करूँ? ये सारी जो वेग आर्ग्यूमेंट्स और रीज़न जो लोग दे रहे हैं मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन बाकी ये नहीं लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि क्या इन्होंने ज़िल्लत मचा के रखी हुई है। कराची में हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है, हर 2 घंटे बाद लाइट जा रही है। इतनी बुरी हालत हो रही है कराची में इस वक्त कि बंदा अपना कोई काम नहीं कर सकता। एक काम को करने के लिए बंदे को दूसरा काम छोड़ना पड़ता है। जिम बंदे को जाना है, नहीं, जिम से पहले तो उसने कुछ रिसर्च करनी थी, उसने पढ़ना था, या उसने कहीं स्टूडियो जाना है। तो अब या तो वो एक काम करेगा क्योंकि उसको बैठना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, उसको लाइट भी चाहिए, या फिर अगर कोई बंदा है कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो वो उसने अपनी टाइमिंग्स को देख रहा है, उसी टाइमिंग में उसकी लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया। मतलब अजीब हाल मचा हुआ है इस वक्त। गैस की दोबारा से जो है शॉर्टेज हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी का तो बुरा हाल है इसमें इस वक्त। और मतलब ये सारा सिनेरियो आपके सामने है, डॉलर की प्राइसेस भी आपके सामने है। मुझे नहीं पता ये हुकूमत जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, ना अहल बोल रही थी, और अब तो बड़े अहल हैं ये लोग। हमें दिख रहा है कि कितने अहल हैं और कितने घटिया और कितने बेशरम हैं, हमें ये भी दिख रहा है। और अब मज़ीद जो दासू और भाषा डैम के हवाले से उन्होंने झूठ और बकवास की थी ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था कि कोई काम नहीं हो रहा, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी और आप लोग को वीडियो फुटेजेस भी ज़रूर दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।